हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। आज भी आप सबकी खिदमत में नया एपिसोड और नए गेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हैं, जो कि सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं। इनसे जानते हैं इनकी वज़ारत के हवाले से और इनकी आम ज़िंदगी के हवाले से कि कैसी रूटीन गुजरती है वज़ारत में आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो थैंकफुल हैं आपके, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि सर वज़ारत में आने के बाद हमें एक ऐसा ठंडी तबीयत का जो वज़ीर आज हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है उससे बहुत रेयर हो चुका है। जो लोग वज़ारत में आ जाते हैं बहुत प्राउडी हो जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ठंडी तबीयत तो हर किसी का अपना अपना टेम्परामेंट होता है और बेसिकली ब्रॉटअप पे भी डिपेंड करता है। जिसे जेनेटिक्स में फिनोटाइप कहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में आप पले पढ़े जिस किस्म का होगा। कुछ जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोग कूल होते हैं। बाकी प्राउड होना तो खैर एक ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी इस तरह होते होंगे। बाकी जो मामलात हैं उनको डील करने में इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। बहुत खूब। सर आपकी सबसे अच्छी जो खूबसूरत बात है कि आपके पास जो वज़ारत है उस हवाले से आपके पास डिग्री भी है। तो क्या अपनी टीन एज में सोच रखा था, ठान रखा था कि मैं एक बार ज़राअत की वज़ारत तक पहुंचना है? नहीं, उस ज़माने में तो कभी सियासत में आने का भी नहीं सोचा था। और दूसरी बात यह है कि ज़राअत की तालीम मैंने इसलिए हासिल की थी कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता ही औलाद था और मैं चाहता था कि मैं वालिदैन से दूर ना रहूं। इसलिए मैंने ज़राअत को ही स्टडी किया ताकि वहीं ज़राअत कर सकूं। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन के हवाले से? एक स्टूडेंट कैसे थे आप? स्टूडेंट मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई वो बहुत ब्रिलियंट था और सारों से मैं मुख्तलिफ था। मैं तो एक स्टूडेंट, अल्लाह की मेहरबानी से एक अच्छा स्टूडेंट था। शरारतें भी चलती होंगी उस दौर में, कभी स्टूडेंट लाइफ की कोई शरारत याद हो आपको? शरारत हाँ, वो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं हॉस्टल में रहा हूँ थ्रू आउट, स्कूल के टाइम में भी और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। तो हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था स्कूल में। सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में मैं पढ़ता था और उस ज़माने में हमारे साथ एक सिट्रस का बाग होता था और वो रात को एक बार हम गए वहाँ से कुछ वो माल्टे वगैरह तोड़े और तोड़ के वो, और तो हमारे पास कुछ नहीं था, पिलो कवर जो होता था उसमें डाल के हम ला रहे थे। फिर चौकीदार जो थे, हम दरख्तों पे छुप के और चौकीदारों को हमने वही माल्टे यूँ मारे और उन्होंने बड़ा वो विसल्स वगैरह की और बड़ा इधर उधर घूमे। हम दरख्तों पे चढ़े हुए थे, छुपे हुए थे। वो खासा वो एक पैनिक सा क्रिएट हुआ। फिर हमें हॉस्टल से निकलना पे भी पाबंदी होती थी एक, तो फिर छुप के हम पीछे से दीवारें फलांग करके अपने कमरों में आ गए। एक बार तो पता नहीं चला, दूसरी बार हमने जब ये हरकत की तो हम पकड़े गए। तो वो बस एक इंटरेस्टिंग शरारत है जो मैंने कहा। पकड़े जाने पर फिर लाजमी है कि सज़ा भी मिली होगी? जी यकीनन, हाँ जी, डिटेंशन वगैरह हमें होती थी। सही। सर आपकी ज़राअत की आपके पास वज़ारत है, इस फील्ड में आगे फर्दर क्या अपडेट है? किस तरह से इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है? ये देखें, ज़राअत जो है ना, ये एक पूरी साइंस है और जैसे मेडिकल साइंस है, इंसान एक ज़िंदा चीज़ है और इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगती हैं, मुख्तलिफ़ उसकी नशो नुमा के पहलू हैं, उसकी खुराक का एक आंसर। इसी तरह ये पौधे भी ज़िंदा होते हैं और इनके भी वही इश्यूज़ होते हैं। इनको बीमारियां भी लगती हैं, इनको खुराक भी चाहिए होती है, इनको देखभाल भी चाहिए होती है। तो और फिर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है
तो अब ये वजारत ऐसी है जिसमें बहुत कुछ करने को है, फिर कुछ लिमिटेशन फंड्स की आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस और आ जाती हैं। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं रफ्ता रफ्ता जो बेहतरी ला सकें वो कर। सही। सर हमें बताएं, अनाज के हवाले से किसान से कम कीमत पर ले लिया जाता है और फिर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, फिर वही मुल्क से बाहर दोबारा उसे मुल्क में मंगवाया जाता है, तो इस पर अच्छा खासा खर्च आता है। इस प्रोपोगंडा को, इस सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? अनाज से अगर मुराद आपकी गंदम है, क्योंकि गंदम पाकिस्तान की स्टेपल डाइट है और ये इसीलिए एक स्पेशल क्रॉप है, इस पे हमें स्पेशल फोकस देना पड़ता है। और इसका हमेशा से एक इशू रहा है। एक तो अफ़गानिस्तान चूँकि गंदम में खुद कफ़ील नहीं है, अक्सर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गंदम जाती है। कुछ हद तक तो पाकिस्तान या हमारी हुकूमती पॉलिसी जो है वो इस बात को ओवरलुक करती है, लेकिन उस हद से कुछ जब आगे काम बढ़ता है तो वो फिर यहाँ पे लोकल मार्केट में क्राइसिस शुरू होते हैं। पिछले साल गंदम की नंबर 1 पैदावार कम थी, नंबर 2 गंदम की फिर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और वो बाकी फैक्टर्स की वजह से इंटरनेशनल प्राइस चूँकि ज़्यादा थी तो वो गंदम काफ़ी हद तक गायब हुई मार्केट से, और ये फिर पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। इस साल कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह, हमने मेहनत की है और इंशाल्लाह तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारी फसल में बरकत डालेगा और हमारी काफ़ी मिकदार में गंदम पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर। सर अक्सर ज़मींदार को देखें वो सियासत में आता है पावर के लिए, आप क्या सोचते हैं? ज़मींदार जितने भी हैं वो पावर के हसूल के लिए सियासत में आते हैं, उनके ऐसे कौन से इश्यूज़ होते हैं जो सियासत में आने के बाद ही सॉल्व होते हैं? अब तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो अगर रेशो देखें तो ज़िम्मेदारों से अब बिजनेस कम्युनिटी की रेशो बढ़ रही है सियासत में आने की, और अर्बन सेक्टर में ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के लोग ही सियासत में आ रहे हैं और सियासत में वो अच्छे खासे एक्टिव हैं। लेकिन ज़िम्मेदार और बिजनेस कम्युनिटी में एक बुनियादी फ़र्क होता है। ज़िम्मेदार के कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होते जो जिनसे वो कोई मैनिपुलेट करके वो अपने कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स हासिल कर सके, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी पॉलिसी के इफ़ेक्ट से वो अपनी बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। और इसलिए अब वक्त के साथ साथ आप देखें कि सियासतदान की जो माजी में इज़्ज़त थी, जो वक़ार था, जो तौक़ीर थी, वो आज वैसी नहीं है। और इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि सियासत को इबादत की दर्जा दे के सियासत की जाए, क्योंकि ये हमारा मज़हब हकूकुल्लाह से ज़्यादा हकूकुल इबाद पे ज़ोर देता है, और ये सियासत में आप हकूकुल इबाद बतरीके एहसन निभा सकते हैं। सही। सर हमें बताएं, ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, आबाई शहर जाने का बहुत कम वक्त मिलता होगा, वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? मिस तो करते होंगे उस सारे माहौल को। मैं हर हफ्ता और एतवार अपने गांव में होता हूँ, छुट्टी के दिन मैं हमेशा वहीं गुजारता हूँ, ताकि अपने हलके के लोगों से भी रब्ता रहे और वहाँ के लोकल मसाइल जो हैं उनको हल करने की भी कोशिश की जाए। ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं जो सियासत में आने के बाद आपको लगता है अब मैं उस तरह से नहीं कर सकता और मिस करते हैं उसे? मेरी पैशन रही है बचपन से घोड़ा सवारी, और वो अब सियासत की वजह से वो मुझे वक्त नहीं मिलता घोड़सवारी का। वो एक मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि होता है, कमी महसूस होती है, कमी महसूस होती है मेरी अम्मी। बल्कि कल ही मैं ऐसे सोच रहा था कि
किसी न किसी तरह कोई मुमकिन हो कि मैं वो अच्छा, जारी कर रख सकूँ। तो अपने आबाई शहर जाने का एक ये भी मकसद है कि किसी ना किसी तरह घुड़सवारी कर ली जाए। नहीं, वहाँ पे भी अब मुमकिन नहीं होता, अच्छा, क्योंकि मैं अगर जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हल्के के लोग हैं, वो सुबह से आ जाते हैं शाम तक, वो फारिग ही नहीं होने देते। सही। और एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की तो वो मोटरसाइकिल्स में मेरे पीछे लगा देते थे जब मैं घुड़सवारी करने निकलता, तो वो फिर इसीलिए मुझे तर्क करनी पड़ी। सही। सर, हमारी जवान नस्ल में एग्रीकल्चर फील्ड का ज़्यादा रुझान नहीं है, उन्हें आप एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ राग़िब करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो इंटरनेशनली अगर आप एनालाइज करें ना, एक वक्त था यूरोप में, अमेरिका में 30 से 40% लोग ज़मींदारा करते थे। अब वो डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% लोग नज़र आएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसकी बहुत सी वजूहत हैं, उनकी डिटेल में जाने का तो मेरा ख्याल है आपके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री लेना चाहिए और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को रूशनास कराना चाहिए, ताकि लोग अगर मुख्तलिफ नए नए फील्ड्स में अगर जाएं तो इधर उसकी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए और कैपिटल के ज़रिए होती रहे। सही। सर, सियासत में आने की आपकी थोड़ी बात करें, हादसाती तौर पर आए या कभी सोच रखा था कि सियासत में जाना है? सियासत में तो हादसाती तौर पे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुज़ुर्ग पहले सियासत करते थे और फिर उसके बाद वक्त आया कि उन्होंने तर्क कर दी, फिर उन्होंने एक वक्त आया कि जिसमें कमी महसूस की कि सियासत में कुछ न कुछ अमल दखल होना चाहिए, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझ पे डाल दी, तो फिर मुझे करनी पड़ी। सर, शुरू पीपल्स पार्टी से किया, फिर PMLN का हिस्सा भी रहे और अब PTI में हैं। तीनों पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का आप हिस्सा रहे। पीपल्स पार्टी में कैसा आपका तजुर्बा रहा? मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल कैरियर पीपल्स पार्टी से शुरू किया था, और पीपल्स पार्टी से फिर मैंने देखा कि फिर कुछ ऐसे हालात बने जिसकी वजह से मुझे पीपल्स पार्टी तर्क करनी पड़ी। अगर उन हालात पर बात करें तो मैं बात कर देता हूँ। वो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी में जब था, एक पीपल्स पार्टी का एक जयाला कल्चर था, हाँ, एक ख़ास किस्म जो का, आज भी कुछ हद तक जो कायम आज है। भी कायम है, और एक पीपल पार्टी का इंटेलेक्चुअल केडर था। हाँ, तो वो समहाउ मैं अट्रैक्ट उस इंटेलेक्चुअल केडर की तरफ हो गया, और उसकी वजह से मेरी अटैचमेंट फ़ारूक अहमद लगारी के साथ हो गई, और वो अटैचमेंट चूँकि इस तरह बढ़ी, और वो उसकी एक और वजह भी थी कि उनके वालिद और मेरे अंकल इकट्ठे वज़ीर रहे थे, और फिर एक वो पढ़ा लिखा और अपराइट इंसान होने के हवाले से मेरी अटैचमेंट उनके साथ ज़्यादा हो गई, और जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो मैंने भी छोड़ दी, और मैं फिर उन्हीं के साथ, उन्होंने मिलत पार्टी लॉन्च की, मैं उसका पंजाब का सदर था मिलत पार्टी का, और वो मिलत पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैंने फिर इलेक्शन लड़ा, और मिलत असम्बली में उस पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर भी था, मैं वज़ीर भी था, और फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको ज़्यादा मौका ना दिया, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, क्योंकि वो मैंने शुरू में जैसे बात की है कि मैं अपराइट आदमी की ही तलाश में था, और वो फ़ारूक लगारी के साथ मेरा अटैच होने का भी बुनियादी मकसद यही था कि वो एक दयानतदार शख्स था। और उसके बाद फिर जब मैंने तमाम सियासी जमातों या लीडरों की तरफ देखा तो मुझे इमरान खान एक ऐसा शख्स नज़र आया जिसके करप्शन
ऐसे पाक या करप्शन के अगेंस्ट मुझे ये ज़ीरो टॉलरेंस नज़र आई। इसलिए मैंने 13 में वो पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद चूँकि मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद एक आज़ाद मेंबर की फिर रिक्वायरमेंट होती है कि उसके हल्के के काम हों, जिन्होंने उसको वोट दिया है उनके मसाइल को हल किया जाए। तो फिर इस वजह से मैंने PMLN में पिछले 5 साल गुजारे। फिर नया इलेक्शन आया, फिर मैंने PTI की टिकट के लिए अप्लाई किया, फिर मुझे टिकट नहीं मिला। इस दफ़ा फिर मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और फिर PTI में शामिल हो गया। बिल्कुल सर, PMLN का जब आप हिस्सा रहे तो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम के हवाले से कैसा तजर्बा रहा? शहबाज शरीफ साहब के साथ शुरू में मुझे लगा कि वो एक अच्छा तजर्बा होगा उनके साथ काम करने का, और उन्होंने मुझे मेरे साथ जब एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, फूड, फॉरेस्ट, ये इस किस्म की सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मीटिंग्स बुलाते थे, तो वो मुझे अक्सर उन मीटिंग्स में शामिल किया करते थे। और शुरू में मुझे लगा कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बाद में मुझे मालूम ऐसे होता है कि शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। वो हम मैंने पिछले 5 साल में मैंने वो 4 रिपोर्टें लिखी हैं एग्रीकल्चर पे। मैं चारों वो कमेटियाँ जो बनी एग्रीकल्चर पे रिपोर्ट लिखने की, मैं उन चारों का हिस्सा था। और वही एक कमेटी बनती थी, उस पर रिपोर्ट प्रेजेंट होती थी, फिर दूसरी कमेटी बन जाती थी, फिर तीसरी कमेटी बन गई। तो इम्प्लीमेंटेशन का एक इशू आता था। सर, आप तो एक आइडियलिस्ट इंसान रहे हैं। आपके बेटे के बारे में बात करते हैं, उन्हें ज़राअत से कितना लगाव है और क्या वो भी आइडियलिस्ट है? जी, मेरा बेटा भी आइडियलिस्ट है, और मैं चाहता था कि उसने जब ईस्टर्न कॉलेज से A लेवल पास किया था तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तालीम अपनी जारी रखे और ज़राअत की तालीम मुकम्मल करे। लेकिन उसने मेरी ख्वाहिश के बरक्स NCA में दाखिला ले लिया, और वो NCA से उसने ग्रेजुएशन की। और फिर वो एडवर्टिज़मेंट के फील्ड में आ गया, और उसका मुझे लगता था कि ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और फिर उसने LSE से MBA जब किया तो वो भी उसका फील्ड दूसरा रहा, मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा रहा। लेकिन अब अल्लाह के शुक्र है कि वो ज़िम्मेदारा बहुत अच्छी तरह वो कर रहा है, बल्कि इन अ वे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया उसे कि एक मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करने का बाद अब ज़िम्मेदारा जब कर रहा है तो वो बेहतर अंदाज से कर रहा है। और अब इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और उसने वो एडवर्टाइजिंग छोड़ दी, फ़ोटोग्राफी का उसे शौक़ था, वो सारी चीज़ें तर्क करके वो टोटली अपने आप को एग्रीकल्चर पे डिवोट कर रहा है। तो ये एक अच्छी चेंज आएगी। सर, थोड़ा लाइटर मोड की तरफ चलते हैं, आपकी ज़िंदगी के नरम पहलुओं की तरफ चलते हैं, कुछ रंगीन पहलुओं की तरफ चलते हैं, अगर आप इजाज़त दे दो। सर, हम बात करेंगे आपकी शादी के हवाले से कि गर्देजी साहब की शादी कैसे हुई? शादी तो मैं अभी स्टूडेंट ही था जी। मैं यूनिवर्सिटी में मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम थे, मुझे घर से कॉल आई कि घर पहुंचो तुम्हारी शादी है। ये तो बड़ी हादसाती तौर पे आपकी शादी हुई है। मैंने उनको बड़ी मिन्नत समाजत की कि मैंने कहा मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो खैर उन्होंने इतनी मेहरबानी की, उसे निकाह में तब्दील कर दिया, और मैं वो इन बिटवीन जो पेपर्स के दरमियान गैप छुट्टी होती थी 1-2, तो उसमें गया, निकाह करके वापस आ गया। और फिर उसके बाद फ़ौरन कोई 4-6 महीने बाद मेरी शादी हो गई। आपकी माइंड ब्रीफिंग करके?
फिर मेंटली तौर पे तैयार कर ये दिया गया। हमारी चूँकि एक कंजर्वेटिव फैमिली है पुराने, तो इस किस्म के मामलात हमारे बुज़ुर्ग ही तय करते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इकलौता औलाद था, तो इसलिए मैं इन मामलात पे वालिदैन को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि वही फैसला करें। सही। सर, इकलौती औलाद और फिर बेटा, तो आसपास के लोग तो काफ़ी ख्वाहिशमंद होते होंगे कि यार इकलौता बेटा है, जैसा पाकिस्तान का कल्चर है कि यार हम भी ख्वाहिशमंद हैं बेटी के हवाले से। फिर इंसान की अपनी कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है। क्या आपकी ज़िंदगी में वो मोहब्बत का कोई पहलू रहा? देखिए, हमारा तो मैंने बताया ना कि स्कूल में हॉस्टल में थे। हाँ और वो हॉस्टल ऐसा था हाँ। जिसके बारे में हमने वो एक कवाली बनाई हुई थी अच्छा। कि इस जेल मुकद्दस के अंदर मासूम सताए जाते हैं। अच्छा, वो खैर अच्छी खासी लंबी ये हम कवाली अपने थी। लास्ट सेगमेंट में आपसे वो कवाली सुनना पसंद करेंगे। नहीं, वो मुझे सारी तो याद नहीं, मैंने आपको वैसे मुहावरत वो कोई एक मिसरा जो मुझे याद था मैंने। जी नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बैक आफ्टर दी ब्रेक चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस टॉक। वेलकम टू अवर सेकंड सेगमेंट क्रॉस टॉक। हमारे साथ मौजूद हैं गर्देजी साहब। सर, हमें बताएं, इसमें हम थोड़ी सी चटपटी बातें करेंगे, थोड़ी ड्राई सब्जेक्ट हमने अपने फर्स्ट सेगमेंट तक महदूद रखा। हम इसमें आपकी पसंद के बारे में बात करना चाहेंगे कि गर्देजी साहब वजारत में आ गए हैं, नॉर्मली लोग बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, आपकी पसंद किस हद तक बदली या वहीं पर ही अभी भी स्टॉप है? देखिए, पसंद बदलने का वक्त गुजर चुका है। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ मेरी पसंद नापसंद जो है ना वो फिक्सेशन की हद तक हो चुकी है। अब इसे उम्र में पसंद नापसंद नहीं बदला करती। हाँ सही। सर, एक और बड़ा पर्सनल शरारती सा सवाल आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि इतने आजिज़ कर लेते हैं। सर, हर इंसान कामयाब होने के बाद सोचता है कि मैं दूसरी शादी करूं, दूसरी के बाद तीसरी। गर्देजी साहब ने कभी सोचा कि हम भी दूसरी शादी करें? एक्चुअली मैंने दूसरी शादी की हुई है। ओह सही सर। अच्छा, सर, फिर वो कभी तीसरी का सोचा? नहीं, वो तो तीसरी का बिल्कुल नहीं सोचा। मेरी जो पहली बीवी है वो, उनकी आँखों का प्रॉब्लम हुआ, फिर मैं उनको बाहर भी ले गया था, लेकिन उनकी आईसाइट ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर उनका कोई थोड़ा सा वो आईसाइट ख़त्म होने का उनकी शख्सी ज़ात पे भी कोई असर हुआ, तो इसलिए फिर मैंने काफ़ी अरसा सिंगल ही गुजारा। अब से फिर कुछ साल पहले मेरे बच्चों ने, जब मैंने बच्चों की शादियों का शुरू किया, तो फिर उन्होंने इसरार किया कि जी अब हमारी शादी हो जाएंगी तो आपको कौन लुक आफ्टर करेगा। तो उस पर अभी कुछ साल पहले मैंने दूसरी शादी और वही अपनी फैमिली में ही की हुई है। सही, ये तो बहुत खूब हो गया बच्चों की रजामंदी से। सर, इंसान जब सियासत में आ जाता है, वजारत में आ जाता है, जैसा हम पहले रिपीट कर चुके हैं, तो तब्दील हो जाता है इंसान, अपना बैकग्राउंड कई लोग छुपाने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। आप किस हद तक ब्रांड कॉन्शियस है? मेरा तो ब्रांड यही है ना जी, ये कॉटन का सूट और ये बास्केट। ये फैसलाबाद का यही ब्रांड है। यही कह रहे। नहीं, वैसे मैं मतलब सूट्स वगैरह भी पहनता हूँ, वेस्टर्न कपड़े भी पहनता हूँ, बल्कि पहले ज़्यादा पहनता था, अब वज़न बढ़ने की वजह से कम पहनता हूँ, क्योंकि वो इस शलवार कमीज़ जो है ये कैमोफ्लेज कर देती है, वज़न को छुपा देती है। सही। सर, फेवरेट प्लेस टू विजिट पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? एक्चुअली मैंने काफ़ी पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल किया है, और जिन जगहों पे मैंने ट्रैवल नहीं किया और मैं जाना चाहूँगा उनमें टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ वो उनका राइडिंग स्कूल है जो मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा। और न्यूजीलैंड में। सही, बहुत खूब। सर, फेवरेट डिश के बारे में क्या कहेंगे? दाल रोटी।
आहा। जिस दिन घर में दाल ना पकी हो मेरा मूड खराब हो जाता अच्छा, और फेवरेट दाल भी कौन सी है? है। मैं सारी दालें खाता हूँ। सारी दालें। हाँ जी। सर, मूवीज वगैरह तो देखते होंगे, शोबिस की तरफ तो रुझान होगा कभी लाइटर मोड में अपने आप को परेशानियों से दूर करने के लिए, तो शोबिस इंडस्ट्री में किसकी मूवीज ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं? मूवीज़ में देखता ही नहीं हूँ। इट मस्ट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। ओहो। मैंने बहुत मुद्दत हुई है, मतलब स्टूडेंट लाइफ के बाद से मूवी एक्चुअली देखने का मुझे शौक़, या मूवी को मैं एंजॉय उस सूरत करता हूँ कि अगर दोस्तों की कंपनी में बैठ के मूवी देखूँ, और ऐसा इत्तेफाक कम ही होता है। कम ही होता है, मसरूफियत रहती है, ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो सर, टीन एज पर जाएं अगर, उस दौर में कौन सी मूवीज़ देखना पसंद करते थे, और फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर कौन था? उस दौर में तो बहुत देखते थे, और पाकिस्तानी एक्टर्स में पहले शुरू में मोहम्मद अली, फिर बाद में शाहिद आया, वो भी ये एक्टर्स पसंद थे। और एक्ट्रेसेस में क्या कहना चाहिए, वो मोहम्मद अली और ज़ेबा की वो जोड़ी होती थी, वो अच्छी थी। फिर कुछ ड्रामों में, ड्रामे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ फिल्मों में शबनम की एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। और उस शबनम के अलावा एक वो भी उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान से थे, रहमान नाम था क्या, ही वॉज़ वेरी गुड एक्टर। फिर कैरेक्टर एक्टर्स में अलाउद्दीन की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती थी उस ज़माने में जब हम देखते थे। फिर इंग्लिश मूवीज़ में उमर शरीफ बहुत फेवरेट होता था, और भी दो तीन, रॉबर्ट रेडफोर्ड मेरा अच्छा पसंदीदा एक्टर था। सर, एक्टर्स का तो आपने हमें बताया, मौसीकी की तरफ अभी भी कोई रुझान है या बस जवानी में ही सुना करते थे? नहीं, मौसीकी ज़ाहिर है कि टाइम नहीं मिलता मुझे, और लेकिन जवानी में जो वो तरद्दद करना पड़ता था, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है ना, तो उतना तरद्दद नहीं करना पड़ता, इसलिए सुन लेता हूँ। वो उसी वक्त नेट पे कोई गाना निकाल के मैं सुन सकता। गाने ज़्यादा पसंद करते हैं? गाने मुझे देखें जी, सेमी क्लासिकल मुझे ज़्यादा पसंद है, और उसमें भी वो जो सीरियस सिंगर्स हैं, आरफाना कलाम मुझे बहुत पसंद आता है। और उसमें, और ये मैं नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर सिंगर को ही शौक़ से सुनता हूँ और दूसरे को नहीं सुनता। मुख्तलिफ बड़े सिंगर्स जो भी हैं उनके कोई ना कोई मास्टरपीस हैं, और वो जब भी सुने आपको अच्छे लगते हैं। चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। जी सर, सीक्रेट टैलेंट में आप हमें सुनाना पसंद करेंगे अपने हॉस्टल के ज़माने की जो कवाली है, उसके कुछ अशार अगर आपको याद हो। हमारे वो हॉस्टल था, सुबह सुबह हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी, फ़ौज के इंस्ट्रक्टर्स होते थे, तो वो उसका शेर यूँ था, इस जेल मुक़द्दस के अंदर मासूम सताए जाते हैं, फिर फ़ौज के सांडों के हाथों सड़कों पे भगाए जाते हैं। अच्छा, वो बहरहाल उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ गया, तो हॉस्टल वहाँ। आज तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है 50% से एक्सीड कर गई हैं फीमेल स्टूडेंट्स। ऐसा ही है, लेकिन हमारे वक्त में तो नहीं थी, तो इसलिए कोई इस किस्म का कोई मौका ही नहीं मिला। और फिर आपको मैंने बताया कि अभी मैं ग्रेजुएशन के इम्तिहान ही दे रहा था कि शादी हो गई, और फिर उसके बाद फिर कुछ अर्सा गैप दे के फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर वही एग्रीकल्चर, और फिर
एग्री। तो मोहब्बत जैसे मर्ज से दूर रहने में सबसे ज़्यादा हाथ आपके वालिदैन का है, जिन्होंने तुहानू डी ट्रैक होने ही नहीं दिता। हाँ, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है कि ये एक मतलब मुझे विद टाइम में पोइट्री से खासी लगाव हो रही है। हाँ, और फिर एक ज़माना था कि मुझे बहुत शेर याद होते थे, लेकिन अब वो भूल गए हैं। सियासत ने, फिर उसके बाद सियासत ने ऐसी चक्की में। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि मैंने शुरू में जैसे बताया ना, मेरा पैशन था हॉर्स राइडिंग। हाँ, तो वो मेरा पैशन जो है ना, उसने भी हमें रिट्रैक नहीं होने दिया। सही। कि वो जो फारिग वक्त होता था तो हमारा फोकस होता था उसमें। वैसे ही नॉर्मली स्पोर्ट्समैन का इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ कम ही रुझान होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी पर्सनल बातें हमसे डिस्कस की, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे साथ सियासी शख्सियत मौजूद हो और हम सियासी तड़का ना लगाएं। सियासी तड़के की तरफ चलते हैं सर। हम पूछना चाहेंगे आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन तीनों पार्टीज़ की कोई एक ऐसी बड़ी कामयाबी, ऐसा कोई बड़ा काम जो आपकी नज़र में हो कि ये इस दौरे हुकूमत में हुआ, बेहतरीन हुआ? इस दौरे हुकूमत में तो इस पार्टी का ही मैं कहूँगा ना। बिल्कुल, इस दौरे और इसमें मेरे लिए सबसे बड़ा काम है कि करप्शन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि करप्शन ही एक ऐसा अमल है जिससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। और मैं जब अपने बचपन का पाकिस्तान याद करता हूं तो वो आज के पाकिस्तान से हर लिहाज से बहुत बेहतर था। और ये करप्शन है जिसने इस लेवल पे ला खड़ा किया है। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा इशू है। और मेरा PTI ज्वाइन करने का बुनियादी मकसद ही यही है कि मैं समझता हूँ कि जब मैं शुरू में PTI ज्वाइन की थी, फारूक लगारी की डेथ के बाद मैंने जैसे आपको बताया, तो उस वक्त भी मेरी चॉइस की वजह यही करप्शन ही थी। मेरे लिए करप्शन सबसे बड़ा इशू है। और ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ कि मुझे हर इलेक्शन में अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच के तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और कई लोग ऐसे हैं जो सियासत में आए हैं और उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई, तो ये तो ज़ाहिर है कि मुझे वो चीज़ नामुनासिब लगती। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब को मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने यही वजह है कि ही इज़ अबव दैट। सही। सर, PTI के 3 दबंग कारकुनान का आप नाम लेना चाहें या वज़रा का, तो आप बताएं कौन आपकी नज़र में है जो PTI के बेहतरीन वज़ीर हैं या वज़रा हैं जो काम कर रहे हैं? PTI के सारे वज़ीर बेहतरीन हैं। और PMLN के कुछ कारकुनान जो आपको लगते हो PMLN का हिस्सा हैं लेकिन फिर भी बेहतरीन काम करते हैं? PMLN के जो भी पॉलिटिकल वर्कर सिंसियरली एक पॉलिटिकल काम करता है ना, ही हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड आई वुड रिस्पेक्ट हिम। और उसमें बुनियादी बात फिर यही आ जाती है कि उसमें उस कमिटमेंट कितनी है, क्योंकि पुराने ज़माने में या कुछ माजी में अगर जाएं तो हमें नज़र आता था कि एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड होती थी। हम भी जब स्टूडेंट थे तो नारे लगा रहे होते थे तो एशिया सब्ज़ है, एशिया सुर्ख है। तो वो एक ज़माना गुज़र गया है। वो चूँकि अब उस किस्म की आइडियोलॉजिकल डिवाइड नहीं रही, तो मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी वर्कर जिस भी जमात में है, अगर वो सिर्फ़ दयानतदारी से मुल्क की और कौम की खिदमत करना चाहता है तो मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। सर, जरदारी साहब के लिए कोई नसीहत करना चाहें उन्हें? वो इतने बड़े लीडर हैं, मैं उनको नसीहत करूँगा, ये कैसी बात करती है। आजकल तो नवाज़ लीग उन्हें नसीहत कर रही है, वो वही मेरा ख्याल है काफ़ी है। सर, नवाज शरीफ साहब को कोई नसीहत कर रही हो? वो भी फिर वही बात है कि वो बड़े लीडर हैं
उनको नसीहत क्या करनी ना। चलिए सर, चलते हैं वाइंड अप की तरफ, हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं वन सेंटेंस फॉर वन पॉलिटिशियन। मैं वन बाय वन नाम लेती हूँ, आप उनके लिए सेंटेंस या वर्ड बोलते चले जाएं, ठीक है? शेख रशीद साहब। आउटस्पोकन। उस्मान बुज़दार साहब। हम्बल। जरताज गुल। सिंसियर वर्कर। मरियम नवाज शरीफ। ग्लैमरस लेडी। बिलावल भुट्टो जरदारी। यंग मैन ट्राइंग टू मेक एफर्ट। आसिफ अली जरदारी। shrewd politician. मरियम औरंगजेब। Loyal supporter of Noon League. That's it. सही। सैयद यूसुफ रजा गिलानी। A man with obliging nature. शहबाज शरीफ। Aggressive politician. हमजा शहबाज शरीफ। Yet to make his impression. डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। Dabang. डॉक्टर यास्मीन राशिद। Good gynecologist. इमरान खान साहब। Upright man. बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर। Thank आपने you. हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके मशकूर हैं। आपने हमारे टीवी चैनल के लिए हमारे प्रोग्राम गपशप विद नूर के मेहमान बने और हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। वो एक चांद तो मैं हूँ, बाकी 3 चांद कौन से हैं? सर, 1 चांद मैं हूँ, 3 चांद आप हैं। मैं तो एक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।